हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द वेरीली स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है भारत की सामान्य जानकारियाँ। तो इस टॉपिक में हम भारत की सामान्य जानकारी के बारे में देखेंगे और उसके कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है विस्तार, भारत का विस्तार, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था नदी घाटी परियोजना के बारे में। उस वीडियो में हमने उस सभी परियोजना के बारे में डिस्कशन किया था जैसे कि आपने जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जो कि वो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, और उन सभी के बारे में हमने आपको अपडेटेड न्यूज़ भी दी थी कि किसका नाम क्या है और किस राज्य में है। अलग से राज्य वाइज देखी थी हमने कि कौन से राज्य में कौन सी है, और इसके अलावा भी हमने उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जाने थे। और आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार इन सभी के जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ स्थित है। तो देखते हैं, जैसे कि ये वर्ल्ड जो पूरा विश्व है उसमें है ये भारत, जैसे कि थोड़ा जूम करके देखते हैं, जो कि है ये जो अक्षांशीय 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ये पूरे विश्व को दो भागों में मतलब बांटती है पूरी पृथ्वी को। और ये भारत जो है इस रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला नीचे वाला पार्ट ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ बसा हुआ है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये है अक्षांश में। और अगर हम देशांतर देखें तो देशांतर में ये है देशांतर लाइन ग्रीनविच रेखा, और इसकी हमारे बसा हुआ है भारत पूर्व में। तो कुल मिला के भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, और जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। और भारत का अंतिम बिंदु ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये है अक्षांशीय विस्तार। और अगर देशांतर की देखें हम तो ये देशांतर है, तो ऐसी कुल मिलाकर 360 रेखाएँ होती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रहती है इससे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ये होती है मानक समय। और इसी से हम सभी इसी की जैसी 360 लाइन होती है, और जो कि जिसे कोई भी देश अपना देश का समय निर्धारण करता है, जैसे कि हमारे 85 डिग्री है भारत की, उसे भी जानेंगे आगे। और इसमें हम देखते हैं जो भारत जो बसा हुआ है ये है 68 डिग्री 6 मिनट से, यानी कि जो भारत की पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो है 68 डिग्री 6 मिनट, और जो पूर्वी देशांतर है लास्ट वो है यह 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखते हैं हम मैप भारत का। तो ये रहा इंडिया का मैप। तो इसमें देखते हैं जैसा दिख रहा है देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर जो पूर्वी हिस्सा है ये 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर उत्तर में देखिए हम उत्तरी अक्षांश देखें अक्षांशीय विस्तार, ये तो होता देशांतरी विस्तार, और हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में है 37 डिग्री 6 मिनट से और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और भारत के लास्ट बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है सबसे उत्तर में, जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कोल, जो कि भारत का उत्तरी बिंदु है। और इसके बाद है दक्षिणी बिंदु। तो अगर भारत भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वह है कन्याकुमारी में केप कमोरियन। और अगर भारत देश का पूछा जाए तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ अंडमान निकोबार में स्थित है, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। भारत भूमि का कन्याकुमारी में स्थित है केप कमोरियन। और भारत का पूछे
तो इंदिरा पॉइंट। इसके बाद देखते हैं पूर्व और पश्चिम बिंदु। तो अगर हम पूर्वी बिंदु की बात देखें तो जो कि है वाला किबिथु, वालामो या किबिथु। और अगर पश्चिमी बिंदु देखें हम तो पश्चिम में है गुजरात में सरक्रीक बिंदु, घोरा माता या गौर माता, गुजरात में सरक्रीक बिंदु इसका नाम है। और भारत का जो विस्तार है, जो पूर्व से पश्चिम का जो भारत का विस्तार है, उसकी कुल दूरी है 2933। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी पूरी उत्तर से दक्षिण की जो वो दूरी है वो है 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्यव्रत में कहा, आर्यव्रत जो कि भारत का नाम जो पहले था आर्यव्रत, उसके बाद इंडिया और भारत का अन्य नाम है आर्यव्रत और इंडिया, हिंदुस्तान। और तो आर्यव्रत के बारे में जानते हैं, आर्यव्रत कैसे पढ़ा। तो उत्तर भारत में आर्य निवास करते थे। आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी जिसमें बताया गया है, तो नहीं भी पढ़ी हो तो हम आगे पढ़ाएंगे हमारे चैनल पर, पूरी अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे अलग अलग वंश को। तो इसका देखते हैं आर्यव्रत उत्तर भारत में आर्य निवास करते थे, इसलिए इसे आर्यव्रत कहते थे। इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया यूनानी की देन है। इंडिया जो नाम है देश का वो यूनानियों की देन है। यह यूनानी जो कि यह सिंधु नदी के किनारे क्षेत्र में बसे लोग थे जिन्हें सिंधस कहते थे। यह सिंधु को हिंदू व सिंधस को इंडस कहते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि वो स की जगह ह का इस्तेमाल करते थे। तो सिंधस को जो नदी थी उसको इंडस कहते थे और इसी के नाम पर आगे जाके पड़ा इंडिया। इसके बाद है हिंदुस्तान ये नाम कैसे पड़ा, ये ईरान व अरब लोग ने दिया। ये यूनानी और ये ईरानी व अरब लोगों ने। यह स को हुआ पढ़ते थे ईरानी। यह सिंधुस्तान कहते थे जो आगे चलकर हिंदुस्तान बना। और GMT जैसे कि अभी हमने देखा था, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच लाइन, और ये इंग्लैंड के शहर लंदन से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो नेक्स्ट जानते हैं भारत जो कि है, भारत 0 डिग्री GMT जो कि ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जो कि है 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, जैसे कि पूर्व में स्थित अभी हमने बताया था। और यह 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में बसा है, और ये रही अक्षांश रेखा इसके उत्तर में बसा हुआ है। यह अक्षांशी रेखा इसके उत्तर में भारत, और 0 डिग्री के पूर्व में और अक्षांश के उत्तर में स्थित है। और यह संपूर्ण विश्व के उत्तर में स्थित है, विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है, संपूर्ण विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वें नंबर पर है, जो कि भारत का जो कुल मिलाकर क्षेत्रफल है, यह दुनिया के जो जितने भी देश हैं उनमें 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। और जो फर्स्ट नंबर है, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश है उसका नाम है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, उसके बाद USA, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना आता है इंडिया, और 8th नंबर पे आता है अर्जेंटीना इंडिया के बाद। तो इसे याद करने की ट्रिक है कि रुक चीन आबा भारत। तो रुक से रूस, क से चीन, क से कनाडा, और फिर चीन, और फिर रुक चीन, अब अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत से इंडिया 7वें नंबर पर, उसके बाद अर्जेंटीना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को अन्य
अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। जानते हैं नेक्स्ट, भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जैसे कि अभी हमने जाना था, कन्याकुमारी से विषुवत रेखा की दूरी, भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत की भूमि का, उसकी जो दूरी है अक्षांशीय रेखा से 0 डिग्री, तो वो है 876 किलोमीटर भारत भूमि का। और इसका देखते हैं, अंतरिप या केप कमोरिन, भूमि का वो भाग या हिस्सा जो सागर या महासागर की तरफ निकला हुआ हो, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा तमिलनाडु में जो भारत ऊपर से बनता हुआ आता है, तो इधर से भी जाते हुए, एक सेकंड थोड़ा गलत हो गया, इधर से भी जाते हुए फिर इधर से जो भारत बना हुआ है, तो ये जो समुद्र की तरफ निकला हुआ हिस्सा है इसे ही कहते हैं अंतरिप या केप कमोरिन। और इसके बाद है नेक्स्ट, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये एक अक्षांशीय रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ये उत्तर में कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, और ये बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये कहलाता है उपोष्णकटिबंधीय। और जो कि भारत अभी देखा हमने इस जगह कहीं स्थित है, तो ये भारत को बीच में बिल्कुल 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारे टॉप 500 और जो 1000 जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा गिफ्ट है। और अगर आप भी उस गिफ्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स जो स्टडी करते हैं और उन जो स्टडी करते हैं उनके लिए ही वो सरप्राइज़ है, क्योंकि और अगर जो आपके फ्रेंड भी जो स्टडी करते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी गिफ्ट में शामिल होना है तो 1000 सब्सक्राइबर जो कि अभी हमारे नहीं हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और उस गिफ्ट में भागीदार हो सकते हैं। और आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा। ये भारत को 2 भागों में बांटती है, और ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कि ये पहला, अगर पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो ये है सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे याद करने की ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, जिसके मित्र से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। और ये झारखंड की राजधानी जो रांची है, यह कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है झारखंड में। इसके बाद मानक समय, जो कि IST जो कि इंडिया का 82.5 डिग्री है, वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे आपने बहुत बार सुना तो होगा IST पर, आपको कई बार आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो आज हम बताते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है यह देशांतर से निर्धारण करते हैं, जो कि IST मानक समय है जो 82.5 डिग्री, वो देशांतर से 0 डिग्री जो देशांतर है उसे निर्धारित करते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं आपको, कि मानक समय जो चाहे किसी भी देश का हो वह हमेशा 7.5 का गुणज होगा। जो आपकी जो जैसे कि 82.5 जो डिग्री है जो अपने भारत की मानक समय है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 से डिवाइड ज़रूर होगा। और कोई से भी देश का समय, मानक समय की रेखा ले लो आप, अगर उसको आप 7.5 से डिवाइड करोगे तो अवश्य होगी, ये पॉइंट है।
24 घंटे, जैसे कि अभी हमने जाना था कि देशांतर जो रेखा होती है वो पूरी 360 डिग्री होती है और पृथ्वी 24 घंटे में घूमती पूरी 360 डिग्री, तो वही है। और 1 घंटे में अगर पृथ्वी कितनी घूमती है तो देखा जाए तो देशांतर के हिसाब से तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट में कुल मिला के 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। इसके बाद है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। यह यूपी की मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यदि ऑप्शन में मिर्ज़ापुर ना हो तो यह इलाहाबाद नैनी उत्तर में सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए मिर्ज़ापुर देता है, क्योंकि आजकल मिर्ज़ापुर तो सभी को पता ही है, तो अधिकतर वो मिर्ज़ापुर ना देकर नैनी इलाहाबाद देता है या नैनी देता है। और ये जो 82.5 डिग्री है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। और IST और GMT में अंतर, ये जो 0 डिग्री देशांतर है जो कि ग्रीनविच रेखा है वो, और जो हमारे देश की 82.5 डिग्री जो है, इन दोनों के बीच का समय, इन दोनों के अगर यहाँ सूरज उगता है तो यहाँ कितनी देर बाद उगेगा। अगर यहाँ 7 बजे उग रहा है तो यहाँ कब उगेगा, तो यहाँ उगेगा 12:30 बजे। तो ये जो दोनों की जो रेखा है, एक तो भारत की मानक समय और 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों के बीच का समय है अंतर 5.5, मतलब 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे इन दोनों का अंतर है। और GMT में अगर 12 बजे होंगे तो यहाँ 5:30 बजे होंगे, ऐसा अंतर है मतलब। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी हो सके जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इसके बाद जानते हैं देशांतर। भारत का दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा से के काफ़ी नज़दीक है। जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, जैसे कि अभी मैंने जाना था, 870 किलोमीटर दूर है, और वह इसलिए यहाँ सर्दी में, भारत का जो दक्षिण बिंदु है वहाँ सर्दी में दिन जो छोटे होने पर केवल 45 मिनट का ही अंतर आता है। क्योंकि सर्दी में जो दिन छोटे होते हैं तो वहाँ केवल 45 मिनट का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। जैसे कि 23.5 उत्तर अक्षांशी से दक्षिणी अक्षांश तक, जिसकी 23.5 ऊपर कर्क से और नीचे जो मकर तक, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मैक्सिमम जो सूर्य जाता है सीधी किरणों तक कि कहाँ तक जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ सकती हैं, तो वो है ऊपर मकर रेखा से नीचे कर्क रेखा तक। बस यहीं तक है। यहाँ पूरे साल में एक ना एक बार सूर्य की किरणें खड़ी जरूर पड़ती हैं। इसके अगर आप और उत्तर में जाएंगे, अगर 23.5 डिग्री के और अगर आप उत्तर में जाएंगे तो आपको कभी भी पूरे साल में आपको कभी भी सूर्य की जो सीधी रेखा है वह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सूर्य है वो मैक्सिमम उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक जाता है। और जबकि उत्तर भारत में सर्दी व गर्मी में दिन छोटे होने पर 5 घंटे तक का अंतर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उदाहरण, लद्दाख में सर्दी के दिन में 5 घंटे कम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सूर्य की जो सीधी लंबवत किरणें हैं वो उत्तर में 23.5 डिग्री तक ही जा पाती हैं, और 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है उत्तर में, वो हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। तो जब उधर से 23.5 डिग्री से जब हम ऊपर जाते हैं तो समय दिन काफ़ी छोटा हो जाता है सर्दी में, तो वहाँ जो दिन छोटा होता है वो मैक्सिमम 5 घंटे तक का अंतर हो जाता है वहाँ। इसका देखते हैं अक्षांश। भारत में पूर्व से पश्चिम में केवल 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, अगर वहाँ 7 बज रहे हैं, 7 बजे सूर्य उग रहा है,
मान ली 5 बजे उग रहे हैं तो जो गुजरात है वहाँ 5 बजे उगेगा, ऐसा 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे का अंतर होता है मतलब। और इसके बाद है भारत की सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा जो कि सभी राज्यों के तट पे जो स्थित है, तटीय सीमा भी कह सकते हैं अपन उसे। और उसकी जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। यह केवल भारत भूमि की है, जो 6100 किलोमीटर है ये केवल भारत भूमि की है। और अगर हम इसमें जितने भी द्वीप हैं हमारे इंडिया के, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सभी के छोटे छोटे द्वीप और इनको भी मिला ली जाए तो इसकी जो कुल लंबाई होती है वो होती है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने ऊपर जाना था, जो देशांतर जो रेखा होती है उनमें जो मैक्सिमम जो दूरी होती है वो, इनमें जो देशांतर जो रेखा होती है इनमें दूरियां निश्चित नहीं होती हैं, क्योंकि जो उत्तर और जो दक्षिण अक्षांश रहता है, मतलब जो उत्तर और दक्षिण बिंदु होता है वहाँ जाके सभी एकत्र होती है, तो वहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वहाँ से दूरी बढ़ते बढ़ते आती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वहाँ पर इनकी मैक्सिमम दूरी होती है, और उसके बाद वापस दूरी इनकी घटने लग जाती है, ऊपर से बढ़ती हुई आती है। और जो अक्षांश रेखा तक है, अक्षांश रेखा पर इनकी अधिकतम दूरी होते हुए और जो नीचे वापस घटती हुई जाती है। तो जो इनकी मैक्सिमम दूरी जो होती है जो कि अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा की जो दूरी होती है, जैसे कि एक देशांतर जा रही है, एक ही जा रही है, मतलब गलत हो गया थोड़ा, एक ये जा रही है, तो इनकी जो मैक्सिमम दूरी होगी यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होगी, यहाँ इनकी मैक्सिमम जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 ये इनकी मैक्सिमम दूरी होती है। और जो अक्षांशीय रेखा होती है, जैसे कि ये जा रही है, फिर छोटी होती जाती है। जो इनकी जो दूरियाँ होती हैं, ये जो इनकी 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है, ये दूरी इनकी निश्चित होती है, जो कि इनकी दूरी होती है 111 किलोमीटर। और अगर एग्जाम पूछे जाए थे इन 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, तो वो थी 111 किलोमीटर। और अगर देशांतर की पूछा जाए कि 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि अभी मैंने जाना कि जो पूरी भारत की जो तटीय सीमा 6100 और अगर उसमें द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो यह थी 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। जो कुल राज्य जो है अभी ये है 28 और केंद्र शासित प्रदेश अभी जो कि बढ़कर हो गए हैं 9 हो गए हैं। हाँ, इसके बाद जानते हैं। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य वर्तमान में है राजस्थान। इसके पहले राजस्थान के पहले था MP, जब इसका छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था 2000 में, सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके पश्चात बन गया है राजस्थान, सबसे नंबर 1 पर है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। और अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो है UP। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम उत्तर प्रदेश को राज्य ना मानकर अगर हम इसे एक देश के रूप में माने तो ये है ना पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आ सकता है। इसकी कुल जो जनसंख्या लगभग है 20 करोड़ के आसपास। तो जो भारत जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं, वही उस भारत का ही एक जिला जो कि जिला वो स्टेट, तो उसका जो एक स्टेट जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पर आता है। तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो कि ये भी है UP। इसकी जो सीमा है कुल 8 राज्यों से, 8+1 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्यों से कुल इसकी UP की सीमाएं मिलती हैं, जो कि पहला है उत्तराखंड, और फिर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
बिहार और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल है। तो ये 8 राज्यों से और एक देश से, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। और इसकी जो सबसे छोटी सीमा है, यानी कि जो सबसे कम, जो यूपी जिस स्टेट के साथ जो शेयर करता है बॉर्डर, वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ सबसे कम बाउंड्री इसकी शेयर होती है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा है एमपी में यूपी की सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होती है, सीमा शेयर होती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह है एक यूपी का एक ज़िला सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। दोस्तों ये है एक ज़िला होकर ये कुल 4 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, जिसका नाम है सोनभद्र। ये जो सोनभद्र है यूपी का एक ज़िला है जो कि बाउंड्री शेयर करता है, एक तो एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्य हैं जिनसे यह अकेला ज़िला जो कि 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद है सबसे छोटा ज़िला जो कि माहे पुदुचेरी, 9 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, पूरे भारत का सबसे छोटा ज़िला। और सबसे बड़ा जो कि आप जानते ही हैं, कच्छ। और इसके बाद पम्बन द्वीप जो कि आदम ब्रिज का हिस्सा है। पम्बन द्वीप जो है आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम वहीं है। तमिलनाडु में रामेश्वरम भी इसी का हिस्सा है। और जो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए जो कि आपने नहीं पढ़ा हो। तो अगर आपने हमारी वीडियो एक बार भी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं करेंगे। तो इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद पुदुचेरी का विस्तार, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, उसका विस्तार ये है कि कुल मिलाकर 4 राज्यों में इसका विस्तार है। पुदुचेरी का विस्तार 4 राज्यों में। ये पहला, केरल में इसका विस्तार है माहे जो इसका सबसे छोटा वो है ज़िला है, जो कि भारत का पूरा, वो माहे जो कि 9 किलोमीटर, ये केरल में स्थित है, पुदुचेरी का एक हिस्सा है। इसके बाद कराईकल तमिलनाडु में, पुदुचेरी इसी का नाम जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी तमिलनाडु में। और यनम जो है आंध्र प्रदेश में, जो कि केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में इसका मतलब पुदुचेरी फिर विस्तार है 3 राज्यों में पुदुचेरी का। इसके बाद ये जो पुदुचेरी था, यह पहले फ्रांस के अधीन था, जो कि 1 नवंबर 1954 में भारत में शामिल हुआ। तो और जो दादर नगर हवेली, जो कि जुलाई 1954 में भारत में शामिल हुई, दादर हवेली। और जो नागर हवेली है, दादर और नागर, ये दोनों हवेली अलग अलग है, पर हम इसे कंबाइंड पढ़ते हैं, दादर और नागर हवेली। तो नागर हवेली देखें तो ये 2 अगस्त 1954 को भारत में शामिल हुई। दमन द्वीप जो है 1961 को भारत का एक अंग बना। इसके बाद एक गोवा जो कि ये 25वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था 1987 को, 25वें राज्य के रूप में। इसके झारखंड के जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बना। और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया, जो कि था 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से मिलती है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ स्पर्श करती है, जिसमें कि सबसे जो ज़्यादा शेयर करती है बाउंड्री वो है बांग्लादेश, और जो न्यूनतम है वो अफगानिस्तान। बांग्लादेश में लगभग 4096 किलोमीटर, जो एग्ज़ाम में आता है कि 4095-96, तो मतलब वही है, तो थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है। तो यह बांग्लादेश जो कि सबसे ज़्यादा 4096,
और ये अफ़गानिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अभी तो उसके क्षेत्र में, तो उसकी जो सीमा मिलती है वो है 116 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं जो बांग्लादेश है उसकी जो सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। तो पहला है बांग्लादेश से जो भारत के जो राज्य शेयर करता है बाउंड्री वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ये सब बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। और इसकी जो ट्रिक है इन सभी राज्यों को याद करने की बांग्लादेश के साथ, तो बंगाल में अब मित्र हैं, तो बंगाल से बांग्लादेश, में से मेघालय, से असम, ब से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। और इसकी कुल सीमा 4097, वो जो कि 96, 97 इसी आती है। तो इससे ज़्यादा इसे देखकर कोई कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो ऐसे नहीं देगा कि 4096, 97 ऐसे नहीं देगा। वो देगा 4096 या 5000 या 5500, 4500, इसे बहुत बड़ा फिगर होगा तो उसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है चीन के साथ जो है भारत की किन किन राज्यों के साथ चीन की बाउंड्री शेयर होती है, जो देखते हैं वो है पहला जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं इन सभी की सीमा शेयर होती है, बाउंड्री जो शेयर होती है भारत की इन सभी राज्यों की वो होती है चीन से। और इसकी ट्रिक है शूजा जो कि इसकी ट्रिक है। और इसकी जो चीन के साथ जो भारत की जो टोटल बाउंड्री शेयर होती है वो उसकी लंबाई है कुल 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। इसके बाद है पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य की बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। 4 राज्य हैं टोटल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जो पाकिस्तान की जो ट्रिक है पाकिस्तान के पराग जी, ये इसकी ट्रिक पाकिस्तान के पराग जी। और जो पाकिस्तान के साथ जो कुल सीमा शेयर होती है वह है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट नेपाल की जो बाउंड्री शेयर होती है वो है भारत के कुल राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, जो कि 5 राज्य हैं। और इसकी नेपाल से बाउंड्री शेयर होती है। जो नेपाल के साथ जो कुल बाउंड्री होती है शेयर, उसकी जो कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर, 1751। इसके बाद है म्यांमार, ये जो नेपाल की ट्रिक है। और इसके बाद म्यांमार के साथ जो शेयर होती है भारत के राज्यों की सीमा वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये कुल 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ शेयर होती है। और इसकी जो कुल लंबाई है और म्यांमार की जो बाउंड्री शेयर होती है भारत से, उसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। इसके बाद है भूटान की जो है, भूटान से जो स्पर्श करती है सीमा राज्यों की, वो राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये कुल 4 राज्य हैं। और इसकी ट्रिक है भू से भूटान, साब से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और इसकी जो कुल सीमा है वो होती है 699 किलोमीटर। और इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको भी इसकी लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो और आगे जानते हैं। तो जो कि सबसे कम सीमा शेयर करता है वह है अफ़गानिस्तान जो कि शेयर करता है कुल 106। हाँ, वो गलती से थोड़ा 116 किलोमीटर बोल दिया था। तो ये है कुल 106 किलोमीटर, 106.7। और अफ़गानिस्तान के साथ जो कि एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि है अपने जम्मू कश्मीर,
और ये पाक अधिकृत सीमा है जो कि भी पाकिस्तान के अंडर आती है। तो वह सीमा शेयर करता है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। और जली सीमा जैसे कि अभी हमने जाना जितनी भी हमने सीमा जानी, ये हमारी थी केवल वो स्थलीय सीमा। और जली सीमा भी है, जैसे कि जली सीमा भी हमने जानी है वैसे तो जली सीमा कौन कौन से देश जो है भारत के साथ जल सीमा बनाते हैं, जल और स्थल सीमा। तो पहला है पाकिस्तान जो है जली सीमा भी बनाता है। और मालदीव पाकिस्तान जो है स्थल के साथ साथ जली सीमा, तो ये दोनों सीमा शेयर करता है। तो एक स्थल और एक जली। फिर एक मालदीव, ये ओनली जली सीमा शेयर करता है। और इसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो ऐसे देश है जो कि भारत के साथ दोनों सीमा शेयर करते हैं, जली भी और स्थली भी। ये कुल 7 देश है जो कि जली सीमा शेयर करते हैं। और म्यांमार भी है ऊपर एक और, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 राज्य हैं जली और स्थल सीमा में। तो जैसे कि आए गए हैं स्थल व जली सीमा वाले राज्य, मतलब देश, स्थल सीमा और जली सीमा दोनों की जो कॉमन बाउंड्री लगती है भारत से, वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इसके बाद आते हैं स्थलरुद्ध क्या होता है, जो कि स्थलरुद्ध वे राज्य जिनके चारों ओर स्थल होते हैं। भारत में कुल 20 स्थलरुद्ध राज्य हैं। भारत के जो ऐसा कोई सा भी राज्य जिसके आसपास की जो बाउंड्री है वह स्थल से मिलती हो, ना कि समुद्र से। जिसका गुजरात का समुद्री तट है तो उसे इसमें शामिल नहीं करेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे जैसे कि जम्मू कश्मीर है और झारखंड, और जैसे कि जितने भी राज्य जिसकी जो सीमा जो है ओनली केवल स्थल से टच होती हो। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्थलरुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अछूत। यानी कि ये जो थे स्थलरुद्ध सीमा, इसमें वे सभी राज्य भी शामिल थे जिनकी किसी भी देश से सीमा साझा करता हो वह राज्य, वो भी इसमें शामिल थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर ले लीजिए, ये जैसे कि पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वह इसमें कॉमन नहीं है। मतलब ये जो स्थल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इसमें उसे काउंट नहीं करेंगे। इनमें केवल उन्हीं राज्यों को काउंट करेंगे जो वह राज्य जिनके चारों ओर भूमि हो और उन राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न छुए और न ही जली सीमा लगी हो। जैसा कि गुजरात जिसकी है तटीय सीमा, उसको नहीं लेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो शेयर करता है, मतलब वो जम्मू कश्मीर, तो उसे नहीं लेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भले उसकी तटीय सीमा नहीं है पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले को भी नहीं लेंगे। तो भारत में कुल ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी केवल स्थलरुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अछूत राज्य हैं, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली। 6 राज्य जो कि 6 हैं। ये 6 राज्य जो हैं यह ना ही इनकी सीमा किसी तट से मिलती है, मतलब समुद्र से मिलती है, और ना ही इनकी सीमा किसी देश से मिलती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो ये जो 5 राज्य इन्हें कहते हैं स्थलरुद्ध व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अछूत राज्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत की समुद्रीय सीमा व इसका विस्तार। तो पहला है प्रादेशिक जल सीमा। जो प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है तो ये जानते हैं। जो तटीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल, जो कि भारत की जो तट सीमा है उससे जो 12 नॉटिकल माइल तक और आगे हम चले जाएं समुद्र में 12 नॉटिकल माइल, तो वहाँ तक के समुद्र में भारत का अधिकार है। यहाँ पर उपलब्ध संसाधन पर भारत का अधिकार है और यहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। जो कि यहाँ पर भारत को भारत के पास वो सभी अधिकार होते हैं जो कि एक स्थल पर होते हैं। जो कि जैसे कि भारत का जो स्थल जो है, जैसे कि कोई सा भी राज्य ले लीजिए, और अगर वहाँ जो भारत के जो सारे अधिकार हैं
वही अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं। जो समुद्र की जो सीमा है 12 नॉटिकल माइल, वहाँ तक भारत के सभी अधिकार रहते हैं। और इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट। तो ये नॉटिकल माइल होता क्या है? तो नॉटिकल माइल जो है 1 किलोमीटर और 85 मीटर, 1 किलोमीटर और 85 मीटर को ऐड कर जाए, यानी कि 1.85 किलोमीटर। इस पूरी इतनी लंबाई को हम कहते हैं 1 नॉटिकल माइल। और इसका जानते हैं नेक्स्ट। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो ये होता है भारत के तट से भारतीय तट से 24 नॉटिकल माइल तक। वहाँ था 12 नॉटिकल माइल और यहाँ है 24 नॉटिकल माइल, यानी कि 12 और 12 24, जो कि शुरू में जो 12 नॉटिकल माइल थे वहाँ तक भारत को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। उससे अगर 12 नॉटिकल माइल और आगे बढ़ जाएँ, यानी कि तट सीमा से टोटल मिला के 24 नॉटिकल माइल, तो जो 24 नॉटिकल माइल है वहाँ तक भारत का समुद्र पर संलग्न क्षेत्र अधिकार है, संलग्न क्षेत्र अधिकार। और इसमें जो भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वह हैं अप्रवासी कानून अधिकार होता है, सीमा शुल्क प्राप्त करने का अधिकार होता है, पर्यावरण से संबंधित क्रियाएं और संरक्षण का अधिकार होता है, और राजकोषीय अधिकार, साफ सफाई का अधिकार। यह सभी अधिकार भारत को प्राप्त होते हैं कहाँ तक? 24 नॉटिकल माइल तक। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में तटभूमि से 200 नॉटिकल माइल तक, तटभूमि से 200 नॉटिकल माइल तक के क्षेत्र में जो खनिज संसाधन का सर्वेक्षण, विदोहन और संरक्षण और अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार, और समुद्री जीवों का सर्वेक्षण करने का अधिकार, और नए द्वीपों का निर्माण करना, यह सभी अधिकार भारत को प्राप्त होते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। और इसके बाद आता है, जैसा कि अभी हमने जाना था कि 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। सभी चीज़ की एक अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, और क्षेत्रफल में मापते हैं तो किलोमीटर, और अगर नॉटिकल माइल देखते हैं तो होता है 1.85 किलोमीटर। इसके बाद आता है उच्च सागर अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थित, जो कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जैसे कि 200 नॉटिकल माइल, तो जो 200 नॉटिकल माइल जो रहता है उसके बाहर का क्षेत्र जितना भी है, उसके बाहर जितना भी समुद्र है उन पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। जैसे कि जो भारत का जो समुद्र तट है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक तो भारत को अधिकार प्राप्त होते हैं, पर जो 200 नॉटिकल माइल के बाद जो कि अन्य देशों को जो उस समुद्र पर अधिकार होता है वही अधिकार भारत का भी होता है। और उसके अलावा भारत को वहाँ कोई अलग से कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है, जो कि 200 नॉटिकल माइल के अंदर प्राप्त होता है। और इसके बाद है भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं के नाम, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, और अफ़गानिस्तान के साथ, और जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो सीमा है वह कब निर्धारित हुई और उसका नाम क्या है, तो ये जानते हैं। जो कि हैं, पहली है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री मिलती है वहाँ एक रेखा निर्धारित की जाती है, और जो कि उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जो कि कब निर्धारित की गई, तो कि ये है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में यह रेड क्लिफ रेखा निर्धारित हुई। और यह रेड क्लिफ रेखा किसने निर्धारित की? यह है सर रेड क्लिफ द्वारा। इनका नाम है सर रेड क्लिफ। तो जो रेड क्लिफ है इन्हीं के नाम पर पड़ा नाम रेड क्लिफ रेखा। यह है सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम है मैकमोहन रेखा।
जो कि 1914 में शिमला में सर मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई। 1914 में मैकमोहन द्वारा, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा मैकमोहन रेखा। दोस्तों ये एग्ज़ाम में काफ़ी और पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी रेखा कब स्थापित हुई और किसने करी और इन सभी के बारे में। तो इसके बाद है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा, और यह निर्धारित की थी 1896 में। तो ये रेखा जो है निर्धारित की है 1896 में सर डूरंड द्वारा। तो डूरंड के नाम पर डूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इसके बाद जानते हैं और नेक्स्ट बातें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और नेक्स्ट हम लाएंगे इसी डिटेल में हम लाएंगे वीडियो, और जैसे कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।